नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं गुजरात के पावागढ़ पर्वत के सफर पर। ये एक ऐसी जगह है जहां जमीन के नीचे का लावा, आसमान में आस्था और पन्नों में दबा इतिहास सब एक साथ मिलकर एक अनोखी कहानी सुनाते हैं। एक ऐसे पहाड़ की कहानी जो कभी एक धधकता हुआ ज्वालामुखी था। इस कहानी की शुरुआत करते हैं सिर्फ एक नंबर से 500। जी हाँ, 500 साल। इतने सालों तक पावागढ़ के महाकाली मंदिर का शिखर बिना किसी ध्वजा के सूना खड़ा रहा। पर ऐसा क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह थी, क्या ऐतिहासिक घटना हुई कि एक मंदिर को अपनी ध्वजा के लिए 5 सदियों का इंतजार करना पड़ा? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, लाखों साल पहले, तब जब ये पहाड़ सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक धधकता हुआ ज्वालामुखी था। अगर हम इसकी जियोलॉजी को देखें तो पावागढ़ असल में एक ज्वालामुखी पर्वत है जो रायोलाइट नाम की चट्टानों से बना है। कमाल की बात यह है कि इन चट्टानों का रंग हल्का पीला और लाल है, बिल्कुल चंपक फूल की तरह। और पता है, यही वजह है कि माना जाता है कि इसकी तलहटी में बसे शहर का नाम चंपानेर पड़ा। लेकिन पावागढ़ सिर्फ चट्टानों का ढेर नहीं है। पौराणिक कथाओं ने इसे एक बेहद पवित्र जगह बना दिया। ये भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहते हैं यहाँ मां सती का दाहिना अंगूठा गिरा था। यही नहीं, ये ऋषि विश्वामित्र की तपोभूमि भी रही है। और एक कहानी तो ये भी है कि इसका नाम पावगढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि एक खाई को भरने के लिए पहाड़ का सिर्फ चौथाई यानी पाव हिस्सा ही काफी था। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मध्य युग में। ये वो दौर था जब ये पवित्र पहाड़ एक मजबूत, एक अभेद्य राजपूत किले में तब्दील हो गया और इसके आखिरी राजा की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। करीब 1300 ईस्वी में दिल्ली के महान शासक पृथ्वीराज चौहान के वंशज खींची चौहान राजपूतों ने यहाँ अपने राज की नींव रखी। और उनके दौर में पावागढ़ सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि एक ऐसा सैनिक गढ़ बन गया जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। तो कहानी कुछ यूं है कि यहाँ के आखिरी राजा थे जय सिंह रावल, जिन्हें पतई रावल के नाम से भी जाना जाता है। लोक कथाओं के मुताबिक नवरात्रि के समय मां महाकाली खुद एक महिला का रूप लेकर गरबा खेलने उतरी। राजा उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गए और उन्होंने उनका पल्लू पकड़ लिया। बस देवी मां इससे नाराज हो गईं और उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि 6 महीने के अंदर उसका राजपाट तबाह हो जाएगा। ये कहानी आज भी गुजरात के गरबा गीतों में जिंदा है। और फिर हुआ भी कुछ ऐसा ही। इतिहास ने करवट ली और गुजरात के सबसे ताकतवर सुल्तानों में से एक महमूद बेगड़ा अपनी विशाल सेना लेकर इस अजेय किले को जीतने निकल पड़ा। 20 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि वो जीत कितनी मुश्किल थी। सुल्तान बेगड़ा को पावागढ़ के किले पर फतह हासिल करने के लिए पूरे 20 महीने तक घेरा डालकर रखना पड़ा था। ये घेराबंदी अप्रैल 1483 में शुरू हुई थी। सोचिए, बेगड़ा का इरादा कितना पक्का था कि उसने किले की तलहटी में ही एक जामे मस्जिद बनवाना शुरू कर दिया, मानो ये ऐलान कर रहा हो कि वो यहाँ से बिना जीते तो नहीं हटेगा। और आखिरकार 21 नवंबर 1484 को सुल्तान की सेना किले के अंदर दाखिल हो गए। जब हार सामने दिखी तो राजपूत महिलाओं ने अपनी आन बचाने के लिए जौहर कर लिया और राजा जय सिंह लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। और इसी के साथ पावागढ़ पर सदियों पुराने राजपूत शासन का अंत हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि इस विनाश के बाद एक नए निर्माण का दौर शुरू हुआ। जीतने वाले सुल्तान ने इस जगह को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ से आर्किटेक्चर के एक सुनहरे दौर की शुरुआत हुई। महमूद बेगड़ा ने चंपानेर को गुजरात की नई राजधानी बना दिया और इसका नाम बदलकर महमदाबाद रख दिया। अगले 23 सालों तक ये शहर गुजरात की शान बना रहा और यहाँ एक से बढ़कर एक इमारतें बनी। अब यहाँ का जो आर्किटेक्चर है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। इसमें आपको हिंदू और इस्लामिक दोनों स्टाइल का एक कमाल का फ्यूजन देखने को मिलेगा, जिसे इंडो सारासैनिक स्टाइल कहते हैं। मतलब आप सोचिए, मस्जिदों की डिजाइन में मंदिरों में दिखने वाली परंपरागत नक्काशी और कला को कितनी खूबसूरती से शामिल किया गया है। उस दौर की वो शानो शौकत आज भी यहाँ की इमारतों में जिंदा है।
चाहे वो शानदार जामे मस्जिद हो या बारीक पत्थर की जाली वाली केवड़ा मस्जिद, या फिर उस जमाने के बेहतरीन वाटर मैनेजमेंट का नमूना हेलिकल बावड़ी। तो चलिए अब कहानी में एक लंबी छलांग लगाते हैं और आज के दौर के करीब आते हैं। सदियों तक गुमनामी में रहने के बाद पावागढ़ का फिर से उदय हुआ, और इसी उदय ने हमारी कहानी के शुरुआती सवाल का जवाब दिया। बैगड़ा के बाद जब मुगल बादशाह हुमायूं ने हमला किया तो चंपानेर का सुनहरा दौर खत्म होने लगा। धीरे धीरे सत्ता मुगलों से मराठों और फिर आखिर में अंग्रेजों के हाथ में चली गई, और एक जमाने का ये जिंदा दिल शहर मानो घने जंगलों में कहीं खो गया। लेकिन वक्त के साथ दुनिया ने इसकी अहमियत को पहचाना, और साल 2004 में यूनेस्को ने चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। और अब हम लौटते हैं अपनी कहानी के सबसे बड़े सवाल पर, उस शिखर की गाथा पर। 15वीं सदी में जब बिगड़ा ने हमला किया तो मंदिर के असली शिखर को तोड़ दिया गया था और उस पर एक दरगाह बना दी गई थी। और फिर पूरे 500 साल बाद 2022 में उसका भव्य पुनर्निर्माण हुआ। ये एक ऐतिहासिक पल था। और ये ऐतिहासिक काम मुमकिन हुआ एक बहुत ही अहम और खूबसूरत पहल से। मंदिर परिसर में ही जो सदन शाह पीर की दरगाह थी, उसे आपसी सहमति और पूरे मान सम्मान के साथ पास ही में एक नई जगह पर शिफ्ट किया गया। इसी सौहार्द की वजह से मंदिर पर एक नया और भव्य शिखर बनाना मुमकिन हो पाया। और फिर आया वो दिन, जून 2022 का वो ऐतिहासिक लम्हा, जब 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के नए शिखर पर पवित्र ध्वजा फहराई। ये सिर्फ एक इमारत का बनना नहीं था, ये सांस्कृतिक विरासत की वापसी का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। तो आखिर पावागढ़ की ये कहानी है क्या? क्या ये सिर्फ इतिहास की एक घटना है, या सदियों से चली आ रही अटूट आस्था का सबूत है, या फिर ये टकराव, मेलजोल और अपनी सांस्कृतिक पहचान को फिर से पाने का एक मिलाजुला प्रतीक है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी पावागढ़ की उन चट्टानों में गूंजता है।